हे ऑल, वेलकम बैक अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज फुल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ये मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट्स कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि आज जो हम डिस्टिंग्विश करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश जो 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे। सो विल स्टार्ट। अभी यहाँ पे जो हम पहला डिस्टिंग्विश डिस्कस करेंगे इट इज़ अबाउट चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में देर इज़ वन डिस्टिंग्विश दैट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। अभी ये जो डिस्टिंग्विश है आपको बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। कोई भी ऐसा ईयर नहीं हुआ जिसमें आपको ये डिस्टिंग्विश नहीं मिला है। सो दिस डिस्टिंग्विश इज़ 100% गोइंग टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम। तो जिसने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो ये डिस्टिंग्विश को बहुत अच्छी तरह से लर्न करेगा, समझेगा। सो यू विल गेट एंटायर फुल मार्क्स इन योर डिस्टिंग्विश। सो विल स्टार्ट द डिस्टिंग्विश बिटवीन district commission, state commission, national commission, meaning a consumer dispute redressal forum at district level established by state government is known as district commission। अभी देखो अगर हम स्टार्ट में देखेंगे तो शुरू कैसे हो रहा है, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है तो इट विल बी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन होगा तो इट विल बी एट अ स्टेट लेवल एंड नेशनल कमीशन होगा तो इट विल बी एट अ नेशनल लेवल। तो पहला पॉइंट हमें अच्छी तरह से याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल, नेशनल कमीशन नेशनल लेवल। देन डिस्ट्रिक्ट कमीशन को किसने एस्टैब्लिश किया, इट इज़ एस्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट, अगेन स्टेट कमीशन एस्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल कमीशन एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको याद रखना है एस्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आई होप मीनिंग आपको क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट दैट इज़ योर प्रेसिडेंट। अभी हु विल बी द प्रेसिडेंट इन योर डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो सिर्फ स्टूडेंट्स आप इतना याद रखो कि अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर और क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा। स्टेट कमीशन है तो प्रेसिडेंट कौन होगा, हाई कोर्ट जज होगा। और नेशनल कमीशन है तो प्रेसिडेंट कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट जज। तो सिर्फ आपको टर्म्स याद रखने स्टूडेंट्स के हु विल बी द जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज, बस इतना याद रखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ मेंबर। नाउ मेंबर में आपको अगेन याद रखना है कि कितने मेंबर्स होंगे। तो फर्स्ट में इट विल बी नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच मेंबर। तो सिर्फ इतना याद रखो स्टूडेंट्स, नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच मेंबर्स। In state commission not less than 4 or not more than such members, and in your national commission not less than 4 and not more than such members। तो आपको याद रखना है 244। आप कैसे याद रखोगे स्टूडेंट्स, 244 इतने मेंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट वन, मेंबरशिप एंड टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड। टेन्योर मतलब क्या, टाइम पीरियड। द मेंबर्स कैन हैव द मेंबरशिप ऑफ टर्म ऑफ 5 years। तो यहाँ पे आपको कितना टर्म दिया है, 5 years दिया है। इन स्टेट कमीशन ऑल्सो इट इज़ 5 years एंड इन नेशनल कमीशन ऑल्सो इट इज़ 5 years। तो तीनों में एक कॉमन होगा टर्म ऑफ ईयर, 5 years, 5 years एंड 5 years। अभी हमें एज ध्यान रखना है तो अप टू द एज ऑफ 65 years। फर्स्ट में क्या होगा, अप टू द एज ऑफ 65 years। सेकेंड में अप टू द एज ऑफ 67 years एंड थर्ड में अगर प्रेसिडेंट है तो अप टू द एज ऑफ 70 एंड अगर मेंबर्स है तो अप टू द एज ऑफ 67। तो आपको याद रखना है अगर मेंबर्स है तो अप टू द एज ऑफ 67 एंड प्रेसिडेंट है तो अप टू द एज ऑफ 70 years। अभी हम ये डिस्टिंग्विश डिटेल में क्यों समझ रहे हैं, द रीज़न कि आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेंगे। तो अभी तक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये डिस्टिंग्विश को अंडरस्टैंड करके वो ऑब्जेक्टिव एंड डिस्टिंग्विश दोनों कवर कर सकता है। नेक्स्ट वन, एरिया कवर। इट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन है तो डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, स्टेट कमीशन होगा तो स्टेट को कवर करेगा, नेशनल कमीशन होगा तो इंटायर कंट्री को कवर करेगा। सो हियर वी हैव डन विथ अवर 5 points। नाउ पॉइंट नंबर 6 दैट इज़ मॉनिटरी जुरिडिक्शन। मॉनिटरी जुरिडिक्शन में सिर्फ आपको वैल्यू याद रखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको वैल्यू दिया है डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी आता है तो आपको याद रखना है डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। स्टेट कमीशन देखोगे तो एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। तो आप याद कैसे रखोगे, इट एक्सीड ₹1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। और स्टेट नेशनल कमीशन में दैट इज एक्सीड 10 करोड़। तो फर्स्ट में आर नॉट एक्सीड 1 करोड़, सेकेंड में एक्सीड 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़ एंड लास्ट में एक्सीड 10 करोड़। अपील। अभी अपील का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रिक्वेस्ट करना।
तो अगर कोई कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन में सॉल्व नहीं हो पाता है तो वो अपील किसको करेगा, रिक्वेस्ट किसको करेगा, दैट इज़ टू द स्टेट कमीशन. सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज गोइंग टू अपील टू स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन इज गोइंग टू अपील टू द नेशनल कमीशन, एंड अगर नेशनल कमीशन में भी कंप्लेंट सॉल्व नहीं होता है तो इट विल बी अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. तो आपको एक एक स्टेप आगे जाना है. अपील दैट इज़ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट, स्टेट टू नेशनल एंड नेशनल टू सुप्रीम कोर्ट. सो आई होप यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से है. तो इसमें से आप कोई भी 6 पॉइंट्स लिख सकते हो. वेयर मीनिंग इज़ कंपलसरी, मीनिंग कंपलसरी लिखना, उसके बाद कोई भी आप 5 पॉइंट्स सिलेक्ट करो एंड यू कैन राइट. सो आई होप आपको ये डिस्टिंग्विश क्लियरली समझा होगा एंड इट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल टू गेट द फुल मार्क्स इन योर डिस्टिंग्विश. अभी नेक्स्ट चैप्टर का जो हम डिस्टिंग्विश कवर करेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर 2. इसका भी डिस्टिंग्विश 100% आपको बोर्ड पेपर में मिलेगा. दैट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग. ये तीनों में से कोई भी आ सकता है. जैसे कि 6 ऑप्शंस आते हैं, 6 में से कोई भी आएगा. आइदर प्लानिंग और स्टाफिंग आ सकता है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आ सकता है, स्टाफिंग और कोऑर्डिनेटिंग आ सकता है, कोई भी आ सकता है. तो इसमें से आज के लिए हम सिर्फ 6 पॉइंट्स करेंगे. मीनिंग, फर्स्ट वन प्लानिंग क्या बताता है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट. प्लानिंग में हम क्या सीखे थे कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. तो 4 टर्म्स आपको याद रखना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज गोइंग टू डू इट. ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स. और डिफाइनिंग और ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, पहले हम डिफाइन करेंगे, ग्रुप करेंगे एंड रिसोर्स को अरेंज करेंगे. स्टाफिंग मतलब क्या होता है, स्टाफ को अपॉइंट करना. एक बार हमने रिसोर्स को अरेंज कर लिया उसके बाद हमें क्या करना होता है, स्टाफ को अपॉइंट करना होता है. तो स्टाफिंग इंक्लूड्स व्हाट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कंपेंसेशन. जहाँ पे हम रिक्रूट करते हैं मतलब क्या करते हैं, हम अपॉइंट करते, सिलेक्ट करते, डेवलप करते, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कंपेंसेशन देना टू सबऑर्डिनेट मैनेजर. डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, टू गिव डायरेक्शन, टू गिव गाइडेंस. अभी यहाँ पे हम गाइडेंस किसको देंगे, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़. अगर हमने राइट डायरेक्शन दिया तो हमें काम भी सही तरीके से मिलेगा. तो स्टार्ट का याद रखो, डायरेक्टिंग इज़ द गाइडेंस, इंस्पिरेशन और लीडरशिप ऑफ दोज मैन एंड वुमेन. तो इतना भी याद रखा तो भी चलेगा. कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी फंक्शन में देयर इज़ अ नीड टू हैव अ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स. तो आपको टर्म याद रखना है, ग्रुप एफर्ट्स, नेक्स्ट थिंग अरेंजमेंट होगा, यूनिटी ऑफ वर्क होगा, ये सब टर्म्स इंक्लूड करना है. कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोज टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, हमने जो भी प्लान डिसाइड किया है उसके बाद हमने हर एक फंक्शन को परफॉर्म किया, बट अगर लास्ट में आप कंट्रोल ही नहीं करोगे, आप वॉच ही नहीं रखोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा. सो कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, जो एक्चुअल रिजल्ट है और डिजायर्ड रिजल्ट है वो साथ में लाता है. इट ब्रिंग्स क्लोज टुगेदर. ठीक है, तो मीनिंग कंपलसरी लिखना है. फिर सेकेंड पर हम ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं जो आपके लिए सिंपल होगा. प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू सेट द गोल्स एंड टू डिसाइड एंड अचीव द मीन्स. पहले हम गोल्स को डिसाइड करेंगे प्लानिंग स्टेज में और फिर डिसाइड करेंगे कि उसको कैसे अचीव करना है. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑर्गेनाइजिंग में, कि हर एक रिसोर्स को साथ में लाना, ब्रिंग टुगेदर रिक्वायर्ड रिसोर्स. थर्ड में क्या होगा, टू अपॉइंट राइट टाइप ऑफ पीपल एट द राइट पोजिशन एट द राइट टाइम. राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब शुड बी देयर. डायरेक्टिंग में क्या होगा, टू डायरेक्ट. डायरेक्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डायरेक्ट करना द सबऑर्डिनेट टू गेट द थिंग्स डन इन राइट मैनर, जिससे हम क्या करते हैं, राइट मैनर में थिंग्स को अचीव कर सकते हैं. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा, टू एंश्योर हार्मनी ऑफ एफर्ट्स. हार्मनी टर्म नहीं आता है तो आप ऐसा लिखो कि टू एंश्योर एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, और टू ब्रिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर स्मूथ फंक्शनिंग. एंड लास्ट में टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान. और लास्ट में ये देखना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है वो एज पर द प्लान है कि नहीं. ठीक है, सो 2 पॉइंट्स हमने कंप्लीट किया है. थर्ड पॉइंट हम लोग छोड़ देते हैं, एरिया ऑफ फंक्शन. यहाँ पे एरिया ऑफ फंक्शन अगर आपको लर्न करना है तो इट विल बी सिमिलर लाइक मीनिंग. यहाँ पे भी आपके सेम ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स अचीव करना. ऑर्गेनाइजिंग में भी सेम है, आइडेंटिफाई करना, बट ये हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है. फोर्थ पॉइंट आप ले सकते हो फैक्टर्स. दैट इज़, देखो हर एक में इंटरनल एक्सटर्नल 2 फैक्टर्स होते हैं. तो प्लानिंग में आपको दोनों लिखना है, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, बोथ शुड बी कंसीडर इन प्लानिंग. ऑर्गेनाइजिंग में भी 2 फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बोथ आर कंसीडर. स्टाफिंग में सिर्फ इंटरनल फैक्टर, डायरेक्टिंग में सिर्फ इंटरनल फैक्टर.
कोऑर्डिनेटिंग में हार्मोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, एंड लास्ट में भी आपके दोनों फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स आप किस तरह से याद रखोगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, तीनों में क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसीडर, ऐसा लिखोगे। स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग में ओनली इंटरनल फैक्टर्स आर कंसीडर, एंड इन ऑर्गेनाइजिंग इन कोऑर्डिनेटिंग ओनली हार्मोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट, ऑर्डर इज ऑल्सो सिंपल फॉर यू ऑल। अभी ऑर्डर में क्या होगा, इट इज़ अ बेसिक फर्स्ट फंक्शन। सभी को पता है कि प्लानिंग क्या है, एक फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, बेसिक फर्स्ट फंक्शन। अगर प्लानिंग फर्स्ट है तो कंट्रोलिंग क्या होगा, लास्ट फंक्शन, उतना ही मेंशन करना है। फिर अगर हमें ऑर्गेनाइज एक्टिविटी को अप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा, प्लानिंग का बेस लेना होगा। सो इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग। अगर मैंने बोला स्टाफिंग तो इट फॉलोज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग किसके हिसाब से होगा, ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से। तो एक एक स्टेप आपको पीछे जाना है। डायरेक्टिंग अगर करना है तो ऑर्गेनाइजिंग भी इंक्लूड होगा, स्टाफिंग भी इंक्लूड होगा, और प्लानिंग के हिसाब से किया जाएगा। और कोऑर्डिनेटिंग देखेंगे तो वो तो सभी में लगेगा। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर ऑल और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो आपको इस तरह से याद रखना है, फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग, लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग, एंड हर एक में बेस कौन है, तो एक एक स्टेप पीछे जाओगे। नेक्स्ट वन इज योर रिसोर्स। प्लानिंग अगर करना है तो प्लानिंग के लिए आपको पहले डिसाइड करना होगा क्या रिसोर्स लगेगा, कितना रिक्वायरमेंट है। ऑर्गेनाइजिंग में हमें हर एक रिसोर्स लगेगा, दैट इज़ मैन, मटेरियल, मशीन्स एंड पावर, तो हर एक रिसोर्स इंक्लूड होगा। स्टाफिंग में सिर्फ स्टाफ का जो रिसोर्स होगा, मतलब ह्यूमन रिसोर्स इज ओनली इंक्लूडेड। डायरेक्टिंग में एम्प्लॉयज़ इज इंक्लूडेड, बिकॉज यहाँ पे भी सिर्फ स्टाफ लगेगा, हम डायरेक्ट किसको करेंगे, ह्यूमन बींग को ही डायरेक्ट किया जाता है, राइट। एंड लास्ट कोऑर्डिनेटिंग में भी हम ह्यूमन रिसोर्स, तो आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ये तीनों में सिर्फ कौन लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, ठीक है। एंड लास्ट में भी हमें कौन लगेगा, हर एक रिसोर्स को हमें क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट वन, दैट इज नेचर। अभी नेचर अगर देखेंगे तो सब में यूजुअली इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो एक कॉमन आप लिख सकते हो कि सभी कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि जब तक हमारा गोल अचीव नहीं होता है तब तक हमें क्या करना होता है, काम करना होता है। तो आप ये एक पॉइंट ले सकते हो, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस इन नेचर, दिस विल बी द कॉमन लाइन। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे तो 3 लेवल सभी को पता होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, राइट। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट देखेंगे, प्लानिंग कौन करता है स्टूडेंट्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ऑर्गेनाइजिंग कौन करेगा, टॉप एंड मिडिल करेगा। स्टाफ को कौन अपॉइंट करेगा, मिडिल अपॉइंट करेगा, बट रिपोर्ट किसको करेंगे हम, टॉप लेवल को। डायरेक्टिंग कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और कोऑर्डिनेटिंग तो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लगेगा, मतलब इट विल बी रिक्वायर्ड इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज टॉप, मिडिल एंड लोअर। एंड अगेन कंट्रोलिंग विल बी डन बाय टॉप लेवल। तो आप कैसे याद रखोगे स्टूडेंट्स, योर प्लानिंग विल बी डन बाय द टॉप लेवल, ऑर्गेनाइजिंग विल बी डन बाय द टॉप एंड मिडिल, staffing will be done by the middle and reported to top level, and your directing done by the middle level management, your coordinating done by the all levels, and लास्ट में कंट्रोलिंग डन बाय द टॉप एंड मिडिल। तो सिर्फ आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी स्टूडेंट्स राइट लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। सो आई होप कि ये जो डिस्टिंग्विश मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अभी आपने लर्न तो बहुत सारा कुछ किया होगा, बट एक क्विक रिवीजन इज़ रिक्वायर्ड। आई होप दैट कि आपको जो मैंने क्विक रिवीजन दिया है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो जो मैंने मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया है उस तरह से अगर आप लिखते हो तो उतना लिखा तो भी आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा। एंड जो चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 2 का मैंने डिस्टिंग्विश किया, दोनों आपको पेपर में 100% मिलेंगे स्टूडेंट्स। सो आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। आज ही आपका दोनों डिस्टिंग्विश बहुत अच्छी तरह से बायहार्ट हो जाना चाहिए, अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। आप मुझे बताओ कि आपको ये कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा आपको, और अगर आपको आगे क्या चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके देखो। यहाँ पे सिर्फ मैंने अभी चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 7 का डिस्टिंग्विश कर रहा है, आपको नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 4 का भी डिस्टिंग्विश मिलेगा, ठीक है। सो प्लीज़ टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग, एंड अकॉर्डिंगली आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल। सो येस स्टूडेंट्स, अभी हॉल टिकट भी आपके आने वाले, सो आप प्रिपरेशन शुरू करो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।